जय हिंद, नमस्कार। वाह, ओआरओपी विसंगतियां, स्पर्श समस्याएं और कंपटीशन बहाली पर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है। दोस्तों, लेटर के माध्यम से समझेंगे। दूसरे में बात करेंगे एमएसपी पाने के लिए करें ये जरूरी काम। रिकॉर्ड ऑफिस का आधिकारिक लेटर पेंशनर्स को जारी हुआ है, क्या लिखा गया है उसको समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे पेंशनर्स से ध्यान दें, स्पर्श का जवाब और पीपीओ समस्या का आसान समाधान कैसे करना है वो भी लेटर के माध्यम से समझेंगे। तो तीनों अपडेट से इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 को आर्मी एयर डिफेंस रिकॉर्ड के द्वारा पेंशनर्स को ये चिट्ठी लिखा गया है, जिसमें इन्होंने सीपी ग्राम के माध्यम से एमएसपी 2 हवलदार ग्रेड का दावा किया था कि मुझे ये मिलना चाहिए और इसी का इन्होंने जवाब दिया है। सीपी ग्राम में इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को डाला था, इसका जवाब इनको दिया गया है। क्या इसमें लिखा गया है ये हम समझते हैं। इसको समझने से पहले सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि एसीपी और एमएससीपी में अंतर क्या है, एसीपी किसे लागू है और एमएससीपी किसे लागू है, एसीपी कब से कब तक लागू है और एमएससीपी कब से कब तक लागू होगी। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि एमएससीपी और एसीपी है एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम। इसके अंतर्गत इस कंडीशन में आपको मिलेगी भर्ती होने से 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ इसमें दिया जाता है दोस्तों, जो कि 8 साल, 16 साल, 24 साल सर्विस पूरे होने पर नेक्स्ट रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ इसमें दिया जाता है। दूसरे में ऐसे रिटायरी जो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तीसरे में 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच जो रिटायरी हैं यानी जिनकी 10 साल सर्विस किसी भी रैंक में हो उसे एसीपी लागू है दोस्तों। एसीपी किसे लागू नहीं है? प्री 7 अगस्त 2003 के रिटायरी जो है उनको एसीपी लागू नहीं है। पी में कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। एसीपी और एमएससीपी दोनों केस में ये कंडीशन है। तीसरे में फर्दर प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों, जिसमें कि एसीपी या एमएससीपी दोनों केस के लिए लागू है। और कैडर यदि अनविलिंग है तो उसमें मिलने की संभावना है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस ओएसएल एडब्ल्यूएल केस में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें एएफटी ने जवानों के हक में ये फैसला दिया है दोस्तों। और पांचवें में बात करते हैं, इसमें एसीपी एमएससीपी फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है और 1 जनवरी 2016 के बाद टीएससी वालों को भी ये लागू है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं उस लेटर की तरफ। तो इनको रिप्लाई देते हुए ये बताया गया था कि आपने फर्दर प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया था, इसलिए आपको ये नहीं दिया जाएगा। और जबकि यहाँ पर उन्होंने एनविलिंग सर्टिफिकेट भी ये लगा के यहाँ पर भेजा दे, जिसमें लिखा हुआ है क्लियर कि आई एम विलिंग टू सरेंडर माई फर्दर प्रमोशन। बी में लिखा है आई विल नॉट मेक एनी क्लेम फॉर एनी लॉस दैट मे एक्वायर ड्यू टू माई अनविलिंग। तीसरे में I also understand that individual junior to me will be promoted due to my unwilling or further promotion and I may be surrendered। तो ये इसका हवाला दे दिया जो कि इन्होंने अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया था, इसलिए इनको कहा गया कि आपको जो एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड का हम फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं दे सकते दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका यदि अनविलिंग है फर्दर प्रमोशन के लिए तो आपकी एमएससीपी मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, स्पर्श ने पेंशनर्स को एक मैसेज के द्वारा ये बताया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं लेटर 12/2024 का है। पीसीडी प्रयागराज के द्वारा ये भेजा गया है, इंडिविजुअल को दिया गया। इन्होंने 4 दिसंबर 2024 को सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, जिसमें इन्होंने अपने पीपीओ के बारे में पूछा था कि मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी संदर्भ में इसने जवाब दिया। प्रोक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि स्पर्श द्वारा भी पूर्व की भांति पेंशनर्स को ई पीपीओ जारी किया जाता है। पीपीओ जारी करने की प्रक्रिया स्पर्श में ऑटोमेटिक है। पेंशनर्स को अलग से कोई अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपने कोई भी सीपी ग्राम में ईपीपीओ जनरेट के लिए कोई अनुरोध नहीं करना है बता रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जब कभी भी स्पर्श द्वारा किसी पेंशनर के संबंध में कोई पीपीओ जारी होता है तो पेंशनर्स को उसके मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। साथ ही पेंशनर्स अपने स्पर्श लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर अपना मूल पीपीओ और अन्य संबंधित पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर पीसीडी के द्वारा कंफर्म किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ओआरओपी की विसंगतियां और स्पर्श की जो परियोजना है और उसके बाद एडिशनल पेंशन तथा कंप्यूटेशन मूल्य की बहाली के बारे में एक सरकार को लेटर भेजा था, जो कि 5 सितंबर 2024 को ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि प्रेसिडेंट है आईईएसएल के। सरकार को उन्होंने पत्र लिख के ये बताया था। अब उस पत्र में क्या क्या लिखा था, क्या एनोमलीज थी,
वो तो बताया नहीं है, इसमें दिखा नहीं है, लेकिन कुछ एनोमलीज भेजी थी, उसी का ये रिप्लाई अभी एजी ब्रांच के द्वारा 12 दिसंबर 2024 को ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह साहब को ये भेजा है दोस्तों, जिसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे रिगार्डिंग 1 रैंक 1 पेंशन, और ये रेफरेंस से इनका दिया है 5 सितंबर 2024 का, और जिसके अंदर एम है ओआरओपी एनोमलीज। ये ओआरओपी एनोमलीज क्या है ये यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन गोलमोल जवाब है, वो जवाब आप सुन लो। पहले में इन्होंने कहा कि समान पेंशन का उद्देश्य ओआरओपी का तात्पर्य है कि एक ही रैंक और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी सशस्त्र बल कर्मियों को समान पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। भविष्य में पेंशन दरों में सुधार पूर्व पेंशन धारकों पर भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है। लागू कहाँ हो रहा है कि आपने जैसे ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 में जो विसंगतियां आती हैं वो बढ़ते ही जा रही है, जिसमें पुराने पेंशनर्स की पेंशन ज्यादा है और जो आ रहे हैं उनकी कम है, तो पुरानी की बढ़ेगी कहाँ से। तो ये तो आपने देखा है, जिसमें खासकर जेसीओ एससीओ भी उसमें शामिल हैं। तो ये यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन की बात तो कैसे की जा सकती है। आगे ने लिखा है, जो आप पैरा 2 में देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को ओआरओपी के सिद्धांत और प्रक्रिया को मंजूरी दी है। ये यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमने ओआरओपी लागू की उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी मुहर लग चुका है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। थर्ड में उन्होंने बताया कि 2024 की संशोधित दरें, नई पेंशन दरें 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। इसके तहत अलग संशोधन जुलाई 2029 और 2034 और हर 5 साल में इसका संशोधन किया जाएगा। यानी कि इन्होंने आगे कह दिया कि जो ओआरओपी 4 ओआरओपी 5 भी जो आएगा उसकी भी डेट यहाँ पर बता दी, हर 5 साल में इसको हम रिवीजन करते हैं, और 1 जुलाई 2024 से हमने इसको ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन यहाँ पर विसंगतियों के बारे में कहीं पर भी कोई विवरण नहीं है दोस्तों। आगे फिर स्पर्श के बारे में इन्होंने कुछ चीजें पूछी थी, जो कि स्पर्श में जैसे आपको पता है काफी उसमें पेंशनर्स को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी के बारे में लिखा था। तो इसमें इन्होंने आंसर दिया है, यह एक डिजिटल प्रणाली है, उन्होंने कहा, जो पेंशन को पारदर्शिता और आसानी से जारी करने के लिए शुरू की गई है। इसमें सेवा मुख्यालय सीजीडीए और पीसीडीए के समन्वय से किया जाता है। ये यहाँ पर उन्होंने कहा, दोनों हम मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और आगे इस पर काम और सुधार इस पर होता रहेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे फिर एडिशनल पेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, जो कि 80 साल पूरे होने पर, 50 साल, 90 साल, 95 और 100 साल की आयु में पूरी करने पर पेंशन धारकों को उनके बेसिक पेंशन का 20% से लेके 100% तक अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। आगे फिर कम्यूटेशन की बात की गई। कम्यूटेशन मूल्य बहाली की अवधि 15 साल के बाद कम्यूटेशन पेंशन का पुनर्स्थापन होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में, और जो 12 साल का जो कम्यूटेशन पीरियड है इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जो कि 11 सितंबर 2024 को लगाया था। ये यहाँ पर बताया, अर्थात कि आपका जो कम्यूटेशन है वो भी 15 साल तक कटता रहेगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।